अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैंने एक व्लॉग में अपनी अम्मी के बारे में, अपनी बुक में से अपने बचपन के बारे में भी बल्कि लिखा था। आपको बहुत पसंद आया। ख़ास तौर पर मेरी अम्मी का ज़िक्र आपको बहुत अच्छा लगा और आपने फरमाइश की है कि मैं अपनी अम्मी के बारे में मज़ीद कुछ बताऊं। तो जनाब, अपनी ही किताब में से मैं एक दो पैराग्राफ पढ़ के सुनाती हूँ। उम्मीद है आपको अच्छे लगेंगे, क्योंकि माँ तो माँ होती है। माँ तो किसी दौर में भी पुरानी नहीं होती। उसको आप कभी भी 100 साल बाद भी याद करें तो वो माँ ही रहती है। जी, मेरी अम्मी बहुत उम्दा खाना बनाती थी। वो उस ज़माने के रवायती खानों यानी पुलाव, ज़र्दा, कोफ्ते और साग गोश्त की बजाय बड़ी फैंसी किस्म की गैर मुल्की डिशेस भी बनाया करती थी। इन डिशेस की तरकीब वो किताबों रसालों से पढ़ा करती थी और फिर ये तरकीब संभाल कर रखा करती थी। मेरी अम्मी जदीद तर्ज़ ज़िंदगी और जदीद ख़यालात की हामिल खातून थी। इन्हें बड़ी हसरत थी कि काश वो आला तालीम हासिल कर पाती। इनकी दिलचस्पी इनकी दिल में छुपी हुई ये ख्वाहिश मैंने गोया झांक कर देख ली थी और तालीम हासिल करके कोई बावकार मुलाजमत करके अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती थी। इस वक्त के ख़यालात और माहौल और फिर ढेरों बच्चों में घिरी हुई एक औरत के दिल में ये अरमान होना खासा अजीब सा लगता था। हाँ, माँ के इतना ज़्यादा करीब होने की वजह से जितना ज़्यादा मैं इन्हें जान पाई हूँ, इसका दावा मेरा कोई बहन भाई नहीं कर सकता। जहाँ तक मैंने महसूस किया, इनको इतने ज़्यादा बच्चों का हरगिज़ शौक़ न था, मगर उस ज़माने में कोई ऐसी सहूलत मौजूद न थी जिससे आबादी पर काबू पाया जा सकता था। अम्मी बताती थी, ये मेरा ख़्याल है, मैं ओमिट कर देती हूँ। चलें आगे चलते हैं। मेरी अम्मी को फूलों और पौधों का भी बेहद शौक़ था। इससे कबल कि मैं वाह का ज़िक्र छोड़कर आगे कोयटा की तरफ चलूँ, जहाँ अब मेरे वालिद का तबादला हो रहा था, वहाँ का एक वाक़या मैं ज़रूर लिखना चाहूँगी जो बज़ाहिर तो एक अफसानवी सी बात लगती है, मगर ये अफसाना हमने हकीकत बनते हुए अपनी आँखों से देखा है। और वहाँ में जब वालिद साहब तैनात थे तो इन दिनों एक नौजवान ने आर्मी कैंटीन का ठेका लेना चाहा। ठेका लेने के लिए गालिबन कुछ पैसे भी जमा करवाना होते थे या फिर ठेका मिलने के बाद करवाना होते थे। बहरहाल जैसे भी था, इस नौजवान के पास वो पैसे नहीं थे। वो वालिद साहब को जानता था, इसलिए इनके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आया। वालिद साहब ने उसे 300 रुपये दिए। हो सकता है कि वो उधार दिए हों, ये मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे ये नहीं पता। इस तरह उसको ठेका मिल गया और फिर उसने शदीद मेहनत की, जिससे तेज़ी से तरक्की करता चला गया। हमारे देखते ही देखते कुछ ही मुद्दत में वो शख्स लखपति बन गया और आज वाह में उसकी बहुत बड़ी जायदाद है और अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। वालिद साहब जब तक हयात रहे वो इन्हें मिलने लाहौर आता रहा। इतना अमीर कबीर होने के बावजूद वो वालिद साहब के साथ सोफ़े पर नहीं बैठता था, बल्कि नीचे कालीन पर बैठता था और कहता था कि अगर आपने उस वक्त 300 रुपये देकर मेरी मदद ना की होती तो मैं आज इस मुकाम पर ना होता। ऐसे भी लोग हैं जो कि ताहयात अपने मोहसन को इतनी इज़्ज़त देते रहते हैं। वालिद साहब के अलावा मेरे भाइयों से भी इज़्ज़त और एहतराम से मिलता था। अब वो फौत हो चुका है, मगर उसके नाम की मार्केट आज भी वाह में कायम है। वाह एक छोटे शहर का नाम है जो कि पिंडी से बहुत करीब है। ट्रांसपोर्ट भी शायद चल रही हो। अच्छा जी, इसके बाद वालिद साहब की पोस्टिंग है कोयटा में। फिर हमने कोयटा का जिक्र लिखा हुआ है। कोयटा के इस बंगले का नक्शा आज भी मेरी आंखों के सामने फिर रहा है। यहाँ हमारे घर में बड़ी बड़ी पार्टीज़ और डिनर हुआ करते थे। हम लोग ड्राइंग रूम के शीशों के अक्कब से छुप छुप कर देखा करते थे। बच्चों को मेहमानों के सामने आने की हरगिज़ इजाज़त ना थी। मेहमान मर्द सूटों में
और औरतें गहरे रंगों के खूबसूरत लिबासों में मलबूस नज़र आती थीं। एयरफोर्स के कुछ अफसरान की बेगमात तो हमें परियों के देश की लगा करती थीं। इतनी स्मार्ट और ख़ूबसूरत और फिर हसीन लिबास हम सब शीशों के अक़ब से, यानी बच्चे, हम देखा करते थे। हमारे बचपन में बच्चों को मेहमानों के सामने आने की हरगिज़ इजाज़त नहीं थी। आजकल तो मेहमान बाद में होते हैं और घर के बच्चे पहले उधम मचा रहे होते हैं। जी, मैं बहुत छोटी थी मगर फिर भी इतनी मैं समझ रखती थी कि कौन हसीन है और कौन खुश लिबास है। मेरी अम्मी ख़ुद भी स्याह मखमल के सूट के साथ गले में मोतियों यानी पर्ल्स का हार पहने किसी मलका से कम दिखाई नहीं देती थी। चूँकि बहुत कम गो थी इसलिए कोई भी देखने वाला इन्हें गैर मुल्की समझ सकता था। बात भी बहुत सलीके से उर्दू में करती थी, हालांकि आमतौर पर पंजाबी ही बोलती थी, मगर बाहर के लोगों से उर्दू में बात करती और इंग्लिश के छोटे मोटे अल्फाज भी उनकी गुफ्तगू में शामिल हो जाते। जब कभी इन्हें चाय की प्याली दी जाती तो बहुत ही प्यारे अंदाज में थैंक यू कहती थी कि आज भी वो लहजा मेरे कानों में रस खोलता हुआ महसूस होता है। और ये फिर काफ़ी लंबा आगे तक चला जाता है। आज के लिए मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है और ये मेरी बुक में से मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। आइंदा मैं किसी और बुक में से कोई मज़ेदार वाक़या आपको पढ़ के सुनाऊंगी। चंद एक वाक़यात ऐसे हैं, मेरी जो किताब है काश, उसमें से मैं आपको पढ़ के बताऊंगी। ये काश किताब है, इसमें 22 मुल्कों के ट्रैवलॉग्स हैं और फ्रांस का एक वाक़या है जिसको अगर मैं किसी को सुनाऊं तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको वो वाक़या पढ़ के सुनाऊंगी जो हमारे साथ फ्रांस में पेश आया। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद है माँ के बारे में मेरी किताब के कुछ चैप्टर्स तो नहीं कह सकती, पैराग्राफ ही कह लें आप, या कुछ अल्फाज कह लें, कुछ सतरें कह लें, कुछ जुमले कह लें, आपको अच्छे लगे होंगे। अब आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।